हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल AMPC, जहां पे हम लोग फिजिक्स और उससे जुड़ी बातें करते हैं। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। आप सबको याद होगा क्योंकि पुरानी क्लासेस आप लोग मेरी जरूर अटेंड कर रहे हैं। तो बच्चों, उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिजिक्स का और स्कोप देखते हैं। तो बच्चों, फिजिक्स को मेजर करने के लिए या फिजिक्स को जानने के लिए हमें चाहिए थी क्या? हमें चाहिए थी फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। तो बच्चों, सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, ये चार पार्ट्स में बेसिकली मैं डिवाइड कर दूंगा। देखना, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे वो थी डायमेंशंस, और डायमेंशंस की हेल्प से हम लोग ये देख रहे थे कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है। तो इसी फिजिकल क्वांटिटी पर बेस्ड है मेरी आज की क्लास। और हम बच्चों, हमारी क्लास में आज NCERT पेज 214 में एनर्जियोर A9 है। मैं अपनी कुछ पुरानी क्लासेस में इस बात का जिक्र करते आ रहा हूं, तो हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले या सबसे पहले हमारे एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अपनी पुरानी क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करा था, तो उसी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों चार प्रकार की। अब उस चार का भी क्लासिफिकेशन कैसे है, जरा इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखूं। तो सबसे पहले मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी या तो मेरी डायमेंशन वाली होगी या तो डायमेंशन वाली नहीं होगी। बहुत ही सिंपल था, सुनकर शायद अजीब लग रहा हो, लेकिन कोई नहीं, अजीब है नहीं उतना। तो मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी या तो डायमेंशन वाली होगी या तो डायमेंशन वाली नहीं होगी। आसान। हाँ, तो अब फिजिकल क्वांटिटी या तो डायमेंशनल होगी या तो डायमेंशनलेस होगी। तो डायमेंशन के बेसिस पर देखो मैं क्या लिखूंगा। डायमेंशन के बेसिस पर मैंने लिखा बच्चों, डायमेंशन के बेसिस पर या तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट होगा या तो डायमेंशनल वेरिएबल होगा। नहीं, मुझे पूरा लिख लेना चाहिए यहां पर। तो बच्चों, मैंने बोला या तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट होगा या तो डायमेंशनल वेरिएबल होगा। तो इसको समझो, कम ऑन, मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी कभी भी ना चेंज हो, ठीक? और वेरिएबल मतलब जो कहीं ना कहीं कुछ भी वैल्यू रख सकती हो। तो डायमेंशनल कांस्टेंट के एग्जांपल देखते हैं बच्चों। डायमेंशनल कांस्टेंट का एग्जांपल जो होगा, इवन मुझे थोड़ा सा और इसमें जगह लेनी चाहिए, तो यहां पर डायमेंशनल कांस्टेंट के पहले एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, फिर आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फिर आता है स्टीफन्स कांस्टेंट, फलाना ढिमकाना, बड़े तरीके के कांस्टेंट है यार, पता नहीं क्या क्या सब है, और कैसे कैसे तो मैंने सिंबल बना दिए, है ना? तो बच्चों को थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे और आज की क्लास में हम यही सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दुनिया में इसकी वैल्यू बदल नहीं सकती। क्या वैल्यू है? ये 9th में आपने पढ़ा होगा, कम ऑन सोचो, 9th में आपने पढ़ा था क्या? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच इज 6.67 10⁻11 न्यूटन kg स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो वो हमारी जी की वैल्यू थी। नंबर क्या था? 6.67 into 10⁻11। तो 6.67 into 10⁻11 कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब आगे बढ़े अगर हम लोग, तो डायमेंशनल कांस्टेंट के बाद डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे ये मान करके चलो कि मैं साइकिल चला रहा हूं, हाँ, तो अगर मैं साइकिल चला रहा हूं तो 10 सेकंड के बाद मेरा डिस्टेंस थोड़ा कुछ और होगा, 12 सेकंड के बाद कुछ और होगा, 15 सेकंड के बाद कुछ और होगा। तो हर सेकंड में मैं ऐसे आगे बढ़ता जा रहा हूं, है ना? तो डिस्टेंस भी मेरा चेंज होता जा रहा है। जो चीज बच्चों चेंज होती है, जो चीज बदलती है, अंग्रेजी में उसे वेरिएबल कहते हैं, और उसका डायमेंशन होना जरूरी है। तो मैंने डिस्टेंस बोला, तो डिस्टेंस डायमेंशनल वेरिएबल हो गया। फोर्स बोल सकता हूं,
स्पीड बोल सकता हूं, वेलोसिटी बोल सकता हूं, मोमेंटम बोल सकता हूं, वर्क बोल सकता हूं। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल के तौर पर एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया, फिर स्पीड ले ली है, फिर फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक उसका एक इसका। चलो बच्चों, तो ये कहानी समझ में आई आपको। तो आगे क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और चौथा और आखिरी डायमेंशनलेस वेरिएबल। ठीक, तो इसको जरा पूरा कर ले, फिर मैं बताता हूं हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। तो बच्चों डायमेंशनलेस में क्या आया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो बच्चों डायमेंशनलेस कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, सोचो। डायमेंशन नहीं होनी चाहिए उसकी। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देखता हूं, पाई। ठीक, इसके अलावा एक कांस्टेंट और है बच्चों, वो है रेनॉल्ड्स नंबर। और जरा मैं एक चीज की और बात करूं यहां पे बच्चों, आपको मेरी पुरानी क्लास में भी ऐसा लगा होगा कि सर पता नहीं कैसे कैसे फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। काफी बच्चों ने किताब पलट के जरूर देखी होगी, तो आपको लगेगा कि ये तो आगे के चैप्टर में है, सर अभी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी चैप्टर का पार्ट है, और इसको हम लोग पूरी 11th-12th में यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट था। दूसरा, अब कि आप लोग इन सारी चीजों से फैमिलियर हो जाओ, तो उसके लिए मैंने आज की क्लास रखी है, जिसमें मैं कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा। तो मैं आज की क्लास में रेनॉल्ड्स नंबर पर भी आऊंगा, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। हाँ, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल मतलब ऐसा कोई नंबर जो बदलता रहे। जैसे पाई की अगर मैं बात करूं तो बच्चों पाई कांस्टेंट होता है 3.1416। आगे का नंबर आप लोग शायद जानते होंगे, बट 3.1416 तक पाई हो गया। वैसे डायमेंशनलेस वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशनलेस वेरिएबल में एक ऐसा नंबर जो 3.1416 नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 ले सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, 2 भी नहीं ले सकते, 2 भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो 2 भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल में क्या होगा, डायमेंशनलेस वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा स्ट्रेन। फिर से मैं आऊंगा इस पे, ठीक है, या फिर स्ट्रेन के अलावा अगर मैं कहूं तो एफिशिएंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बदलती रहती है, ठीक है, और उनकी डायमेंशन नहीं होती। लेकिन तो ये हो गए। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ा क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल के एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों, जरूर, तो some physical quantity which are dimensional constant. ये रहे। या what do you understand by dimensionless variable? आप अपनी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को आंसर करने के केपेबल हो गए, है ना? यही मेरा एम भी था। तो मैंने कहीं ना कहीं ये चीजें आपको समझा। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लास शुरू करते हैं हम अपनी। क्लास हमारी थी एनसीईआरटी पेज 214, एनएक्जियोर A9। कुछ किताबों में ये शायद पेज 216 होगा शायद, ठीक है। तो बच्चों आप देख लेना, एनएक्जियोर A9 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है बच्चों। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अपनी फिजिकल क्वांटिटी एनसीईआरटी में 3 नंबर पर दे रखी है, ये है डेंसिटी। तो बच्चों आप लोग इस डेंसिटी को केवल डेंसिटी बोलते आ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये मास डेंसिटी है। वाई मास डेंसिटी? किसी का भी मतलब डेंसिटी मतलब हिंदी में अगर मैं कहूं घनत्व, लेकिन हिंदी से ज्यादातर बच्चे शायद रिलेट ना कर पाए। डेंसिटी का एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, तो आंसर करना आगे, ठीक है, कमेंट में, बट हाँ वीडियो पॉज करके आंसर करना। तो मेरा क्वेश्चन है बच्चों कि मान लो अगर ये मेरा लोहा है, ठीक है, और ये हल्की रुई तो नहीं है, ये रबर की है काइंड ऑफ, मेरा डस्टर, ठीक है। तो बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी या 1 किलो रुई भारी? पॉज, ठीक है, आंसर आप लोग नीचे कर सकते हो। तो क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं आंसर बताने से पहले।
1 किलो लोहा भारी होता है या 1 किलो रुई भारी होती है, बताओ। तो बच्चों दोनों का मेजर तो सेम है, दोनों 1-1 किलो है। अब क्या करो, तराजू में जो दो तरफ के पलड़े होते हैं, एक में आप लोहा रख दो, एक में 1 किलो रुई रख दो, तो भाई दोनों 1-1 किलो है, दोनों बराबर होंगे। ठीक समझ रहे हो, उसको कमेंट जरूर करना आप। तो जिसका सही है देन इट्स वेरी गुड। तो 1 किलो दोनों है, तो दोनों बराबर है। लेकिन अगर हम देखें उसके अंदर कि जो 1 किलो लोहा है ना, वो इतना सा चढ़ जाएगा, और 1 किलो रुई के नाम पे इतनी सारी रुई आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रुई की डेंसिटी कम है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप ज्यादा है, उसका मास ज्यादा फैला हुआ है। तो एनीथिंग अगर वो डेंसिटी से रिलेटेड है तो मैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है कम है। तो अगर मैं कहूं बच्चों मास डेंसिटी, तो मेरा फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन से बच्चों को पता है, वॉल्यूम होता है L3, तो नीचे से ऊपर जाके माइनस हो जाएगी डायमेंशन और T0। बच्चों आज की क्लास में मैं सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूले के बाद मैं ऐसा यूनिट नहीं लिखूंगा, आप लोग ये अपने टेबल से देख सकते हो, उसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आज का हमारा मेन एम है इन फिजिकल क्वांटिटी को समझना। तो बच्चों मास डेंसिटी हुआ ना, हाँ, तो इसी तर्ज पर एक और बताता हूं आपको, अच्छा वाला एनर्जी डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एक रबर बैंड है मेरे पास, ये चलो रबर बैंड का एग्जांपल ले लेते हैं, स्केल का लेते हैं। हाँ, तो स्केल के अंदर एक काइंड ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी अगर किसी को फील करनी है तो ऐसे करना, स्केल को ऐसे करके बेंड करो, ठीक, और छोड़ने से पहले उसको अपने गाल के पास ले आना और फिर छोड़ना, तो जो आपको मिलेगी वो मिलेगी एनर्जी, ठीक। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर है। ये स्केल की अलग होगी, उतना ही अगर तुमने इस रबर बैंड को खींचा, इस रबर बैंड को खींचा तो इसकी अलग होगी, उतना ही अगर तुमने इस पेन के इसको खींचा, है ना, काफी बच्चे पेन का ये कई बार खींच के, जैसे अगर मेरा ये पेन है तो इस पेन का ये खींच के कई बार, मैंने कई बार बच्चों में देखा है, ये टूटा हुआ मिलता है हमेशा ढक्कन, तो ये आप क्या कर रहे हो, वो एनर्जी है उसके अंदर आपने स्टोर करवाई। जरूरत से ज्यादा एनर्जी कर दोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक। तो अगर मैं कहूं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है बच्चों, तो ये है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब जरा एनर्जी पे आने से पहले हम लोग ये देखें कि वर्क होती है एनर्जी किसी भी प्रकार की, ठीक। अच्छा, वर्क से क्या समझे कि आप ऐसे समझो कि आप लोग साइकिल चला रहे हो उधर, आपने फोर्स लगाई तो धीरे धीरे आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी सब बच्चे पढ़ रहे होंगे 12 mv²। तो वेलोसिटी आई तभी तो आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी है। तो वेलोसिटी क्यों आई? क्योंकि आपने साइकिल पे फोर्स लगाई, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ जब, तो वो साइकिल की गति बनी, साइकिल की काइनेटिक एनर्जी आई। तो मैं ये कहना चाहता हूं दुनिया की किसी भी प्रकार की एनर्जी वर्क से निकलती है, तो एनर्जी बराबर वर्क होता है। तो बच्चों एनर्जी बराबर वर्क होता है, ठीक। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इसकी डायमेंशन ml/t-2 होती है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, ना, उससे पहले ऊपर था। तो बात करते हैं यहां पर ये एनर्जी आ गई। तो बच्चों एनर्जी की डायमेंशन हमें रट जानी चाहिए। एनर्जी आपको समझ में आया? साइकिल चल रही है, जितनी स्पीड में होगी वो एनर्जी है, ठीक। आप भाग रहे हो, जो बंदा ज्यादा तेजी से भागेगा उसकी एनर्जी ज्यादा, जो बंदा धीरे भागेगा उसकी एनर्जी कम, प्रोवाइडेड दोनों का वजन बराबर है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एक और होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टोर करके छोड़ देना, ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। somehow it is related to conservative force also, as वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो एनर्जी जो है वो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है। तो क्या है इसका मतलब, हम उस पर भी आएंगे बाद में, ठीक। तो बच्चों एनर्जी मतलब एक चीज जरूर समझ लो, दुनिया की किसी भी टाइप की एनर्जी मतलब वर्क, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या भी डायमेंशन, याद हुआ, ठीक, वेरी गुड। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों एनर्जी की डायमेंशन ये रही, वॉल्यूम की डायमेंशन L3 होता था, तो यहां से देखो क्या आ गया, m L2 अपॉन L3,
2/3 which is 2 minus 3 which is -1, t minus 2, खत्म। एनर्जी डेंसिटी आसान था ना। तो यहां तक हम लोग देखेंगे कि ये हमारी बड़ी सिंपल सी टर्म थी डेंसिटी को लेकर के। अच्छा चलो इसी से रिलेटेड एक और बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं आपको। अगली है बच्चों मेरी फ्रीक्वेंसी। तो अगली है मेरी फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी होगा 1/टाइम। तो 1/टाइम का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों इसमें, तो बच्चों इसमें मेरा मास नहीं होगा, लेंथ नहीं होगा, टाइम एक बार है लेकिन वो नीचे है, तो नीचे से ऊपर जाके टाइम -1 हो जाता है। तो यहां से हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हम लोग अगर देखें तो कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं, हाँ। तो अब इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे की हमारी डायमेंशन, तो बच्चों आगे की हमारी डायमेंशन है पावर। तो पावर अब धीरे धीरे करके ये सारी चीजें कवर होंगी बच्चों। एनर्जी, मास, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों डायमेंशनल वेरिएबल में। आज की क्लास में आप ये देखो, ये आपको सारे एनसीईआरटी में मिलेंगे जो मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ। ब्लैक मार्कर से मैं सारी फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, ये आपको सारी एनसीईआरटी में मिलेंगी, ठीक। और मैं इन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ। तो बच्चों अगला है मेरा प्रेशर। काफी बच्चों को प्रेशर की डायमेंशन पता होगी, या आप लोग पुरानी क्लास में कर चुके होंगे, तो फिर भी मैं एक बार सॉल्व करता हूं। और हमारी अगली हेडिंग है प्रेशर, फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों अगर हम प्रेशर की बात करें तो इट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चों फोर्स होता है FLT-2, एरिया होता है L2, नीचे आकर के वो माइनस, नीचे से ऊपर आके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर मेरे ख्याल से मैंने देखा, मेरे पुराने वाले वीडियोस में भी काफी बच्चों ने काफी कमेंट करे थे, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें आप लोगों ने ये बताया था कि कील दीवार के अंदर कौन से साइड से जाती है, कौन से साइड से नहीं जाती। तो वो प्रेशर का एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो बच्चों प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, तो वही था कि मतलब प्रेशर का एक और एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा वाला बताता हूँ कि एक शो आता था, ठीक, मैं टीवी में देखा करता था, उसमें एक आदमी आता है, वो कीलों के पूरे बेड के ऊपर लेट जाता है, ठीक है, मतलब बहुत सारी कील हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, तो वो आदमी उसके ऊपर पूरा ले डाउन हो जाता है और उसके ऊपर से बाइक निकल जाती है फिर, ठीक। तो कहीं ना कहीं एक पूरे कील के ऊपर लेटना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत मुश्किल है, ठीक। तो उसके ऊपर लेट जाता है, फिर उसके ऊपर से बाइक भी निकल जाती है और उसको चोट भी नहीं लगती है ना। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल डोंट ट्राई दिस एट होम, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस मैंने टीवी में देखा था तो मैं आपको बता रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वही चीज, ठीक, आप लोग अगर उसे कहो कि भैया आप एक काम करो, एक सिर्फ जो आप बहुत सारी कील है उसकी जगह आप सिर्फ एक कील रखो और उसके ऊपर आप बैठ के ही दिखा दो, लेटना तो बहुत दूर की बात है, तो क्या होगा, वो कील उसके अंदर घुस जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया, जैसे पहले क्या थी, पहले हजारों कील थी, तो एरिया 1000 गुना था। 1000 की जगह अगर वो सिर्फ एक कील के ऊपर बैठेगा तो वो कील उसको घुस जाएगी, ठीक, जिसकी वजह से वो एक कील के ऊपर बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसको चोट लगेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स तो उतनी ही है, फोर्स मतलब उसका वजन तो उतना ही है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर, और इसको आप मेजर कर सकते हो कैसे, कील का सरफेस एरिया जो आपको पता है, और फोर्स होगी उस बंदे का वजन, mg, फोर्स इज mg, वेट है ना। तो वहां से तो ये प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अगली फिजिकल क्वांटिटी है मेरी पावर। तो बच्चों पावर क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो बच्चों यहां से एक नया शब्द निकल करके आया, वो है मेरा रेट। तो जो मेरा नया वर्ड है वो है रेट। तो बच्चों ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स हैं और मैं डिटेल में समझाता हूं आपको। रेट का मैथमेटिकल वर्ड का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, या ऐसे कह लो, जो भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल
क्वांटिटी, हाँ, डिवाइड बाय टाइम। तो बच्चों कंसेप्चुअली ये नहीं है, कंसेप्चुअली मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग लिख सकते हो। रेट इज डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आसान भाषा में मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी अपॉन टाइम। तो कुछ मैथ्स की चीजें जब हम पढ़ेंगे तो मैं ये जरूर डिस्कस करूंगा बच्चों आपके साथ। बस आप ऐसे सोचो, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम होता है, कंसेप्ट तो डिफरेंशिएशन का है। तो अगर मैं इसको आगे लिखूं तो कितना आ गया बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन क्या थी, ml2t माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम, ऊपर जाकर के -2 -1 -3 होंगे। तो ये पावर की डायमेंशन आ गई। तो ये हमारी पावर की डायमेंशन होगी। ठीक बच्चों, अगली फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारी वेलोसिटी। ये क्या कहा मैंने, वेलोसिटी, सबको पता है। ठीक, मैं वेलोसिटी की बात कर रही था, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे, अब कितने लोगों को आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, सोचो। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों, अगेन ग्रेडियंट एक और मैथ्स का फंक्शन है जो 12th में है, हालांकि मैं 11th में क्लास लूंगा, आपको ग्रेडियंट भी समझाऊंगा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रेडियंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज the differentiation of that physical quantity with respect to distance oblique displacement. Differentiation of that physical quantity with respect to या तो distance या फिर displacement। यानी यहां पर आपने क्या बोला कि physical quantity upon distance, displacement, whatever will be your gradient। तो ग्रेडियंट में डिस्टेंस या लेंथ का डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक और नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई, एक नया फंक्शन बन गया। यानी मैं फिजिकल क्वांटिटी से और नई नई चीजें निकाल रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक चीज से सारे आंसर नहीं आते, हमें और डिटेल में पढ़ना है। समझाया था ना आपको, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, और डिटेल में पढ़ना है और जानना है उसके बारे में, है ना। तो इसीलिए तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब बच्चों वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो बच्चों वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, m0 l t -1। तो अपॉन टाइम अगर ये मेरा जाएगा तो वेलोसिटी, ठीक, ग्रेडियंट, तो यहां से ये आ जाएगा टाइम इनवर्स, सॉरी टाइम। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट गलत लिख दिया मैंने, इट इज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक, टाइम नहीं था, तो डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है बच्चों, l से l कैंसिल हो गए, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज t -1। या सही शब्दों में अगर मैं लिखूं, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, t -1 है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये दिस वन इज करेक्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, प्रेशर ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिंबल में इसका p नॉट होता है। नॉट जो है पी डॉट कह लो, या पी के ऊपर एक डॉट लगाया मैंने, इसी का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है मैथ्स की लैंग्वेज में। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट, तो बच्चों प्रेशर डिवाइड बाई लेंथ, है ना, ग्रेडियंट लेंथ। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या है, ml -1 t -2 अपॉन लेंथ। तो एक और लेंथ नीचे आ गया, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों इसकी डायमेंशन में बड़ी सीधे तरीके से लिख रहा हूं, ml -2 t -2। आसान, तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। अच्छा, एक और थोड़ा सा पीछे आते हैं और देखते हैं प्रेशर एनर्जी। बच्चों हम लोग हर पॉसिबल तरीका ढूंढ रहे हैं अपना आंसर लाने का। प्रेशर एनर्जी पता नहीं, बड़ी अजीब सी टर्म बना दी। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन में भी इस टर्म का बहुत ज्यादा यूज है, और मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कह रहा हूं एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2t -2। तो प्रेशर की क्या होती है,
एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो एम और टी तो सेम आ गए बच्चों। लेंथ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, तो 2 और -1 को अगर मैं ऐड करूं यहाँ पर तो 2 इसके साथ है और -1 उसके साथ है, तो टोटल अगर मैं देखूं L3 का फर्क आ गया। 0 के उधर -1 है और 1 2 है ना, तो 3 का फर्क आ गया, तो यानी L3 चाहिए, यानी इट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी की डायमेंशन यही होगी, वहां से मैंने फॉर्मूला निकाला, ऐसे क्या। तो ये समझने वाली बात थी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होती है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है। और प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, सोचो, एक मैं बात करता हूं प्रेशर ग्रेडियंट की। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब सोचो कि एक मतलब बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची सी बिल्डिंग है, और उस बहुत ऊंची सी बिल्डिंग में मान लो ये मेरा टावर हो गया, नीचे एक छोटा सा पंप रखा है और ऊपर रखी है टंकी एकदम बड़ी सी भयंकर सी 10,000 लीटर की टंकी, पूरी सोसाइटी के लिए थी वो। हाँ, तो ये छोटा सा एक अगर मोटर लगा दी तो वो छोटी सी मोटर कहां उतना पानी ऊपर खींच पाएगी? क्या पता लोड ज्यादा पड़ने की वजह से वो पंप ही, मोटर ही खराब हो जाए, फूक जाए मोटर, क्या पता मोटर ही फूक जाए। तो इसका मतलब उसका प्रेशर ग्रेडियंट बहुत कम है, इसीलिए वो मोटर उतना टंकी को बहुत देर से भरेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ मोटर टंकी को फटाक से भर देती है, कुछ मोटर बहुत देर से भरती है। तो वहां पर मतलब क्या है कि उसका प्रेशर ग्रेडियंट कम है। तो ये समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट के बाद अगर हम आगे देखें प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी भी ऐसे ही था। तो ये रेट और ग्रेडियंट तो आप लोगों को समझ में आए। इसी से कड़ी में एक चीज और है, मैं उसको थोड़ा सा रुक करके डिस्कस करता हूं। पहले आगे बढ़ के अगली क्वांटिटी देखी जाए। तो बच्चों एनसीईआरटी में आपको एक और क्वांटिटी मिली होगी, नहीं इससे पहले एक और, स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस की बात करते हैं बच्चों, बाद में स्ट्रेन पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? ये होता है फोर्स, सॉरी, ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, काइंड ऑफ फोर्स। तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो जब भी कोई चीज फोर्स अपॉन एरिया आती है तो वो तो प्रेशर ही हो जाएगी। तो बच्चों स्ट्रेस है ml -1 t -2, तो स्ट्रेस और प्रेशर एक ही चीज होता है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है आपने किसी के ऊपर फोर्स लगाया, उसके एरिया के हिसाब से वो चीज बदल गई। जरा मैं इसको इसमें दिखाता हूं। ये एक रबर बैंड है बच्चों मेरे हाथ में, ठीक है। तो अगर रबर बैंड है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई तो ये खिंच गया और खिंच गया और खिंच गया, आप लोग देख रहे हो इतनी लेंथ है, फोर्स लगाई खिंच गया। तो ये रबर बैंड में फोर्स लगाने पर ये खिंच रहा है और फोर्स हटाने पर क्या हो रहा है? वो वापस अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर ले रहा है, वापस अपनी शेप को रीगेन कर ले रहा है। तो इसका मतलब अंदर से कुछ रिस्टोरिंग फोर्स तो होगी। तो बच्चों प्रेशर क्या हुआ? जो फोर्स तुमने लगाई। स्ट्रेस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ? जो सॉलिड के अंदर डेवलप हुआ, है ना। लिक्विड के अंदर भी होता है ऐसा, गैसेस के अंदर भी, लेकिन लिक्विड गैसेस में कम होता है। सॉलिड में जो फोर्स अंदर डेवलप हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर अगेन मैं कहूं डायमेंशनली दे आर सेम बट कंसेप्चुअली देयर इज अ डिफरेंस, लिटिल बिट डिफरेंट। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो बच्चों स्ट्रेस का मतलब समझ में आया? ओके, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है चेंज इन, मैं लेंथ भी लिख सकता हूं यहां पे, लेकिन मैं डायमेंशन लिख रहा हूं। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा यहां से। तो बच्चों यहां पर मैंने बोला कि मुझे चेंज इन लेंथ लिखना चाहिए था। समझना जरा मेरी बात को, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो रबर है मेरे पास, एक रबर बैंड। रबर बैंड की ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? इसको मैं मेजर कर सकता हूं स्केल के साथ रख के, है ना। यहां से रखा मैंने, यहां से यहां तक करा लगभग। तो ये लगभग जो आ रहा है 20 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों। तो ये रबर बैंड कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल लेंथ में क्या लिखा आपने बच्चों? 20 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेन क्या होता है? अगर मैं किसी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो खिंच जाएगा, तो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। समझो 20 सेंटीमीटर खींच करके 28 सेंटीमीटर कर दिया। कितना चेंज हुआ? 20 से 28। 20 से 28 कितना चेंज हुआ? चेंज इन कितना चेंज हुआ? 8। आज से आगे के लिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको।
मैं एक ये शब्द लिखूंगा और मैं बच्चों बोलूंगा कि ये चेंज है। ठीक, जितने बच्चे मैथ्स ले रहे हैं वो जरूर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको कहते हैं चेंज इन। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल लेंथ 20 सेंटीमीटर, खींचने के बाद 28। तो व्हाट इज चेंज इन? चेंज इन का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 28 माइनस 20, 28 माइनस 20 कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऊपर आपने लिखा 8 सेंटीमीटर, नीचे लिखा 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जा रहे हैं। अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है कि आप लेंथ ही लो, आप वॉल्यूम लो। अच्छा, इसकी बात मत करो, ये नहीं करने वाला। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसको तो खैर दबाने के लिए पता नहीं, अब ऐसा इतनी ताकत नहीं लगा पाएंगे कि अब ऐसा इसको कंप्रेस कर दें। ठीक है, उसके लिए तो भाई पुरानी पिक्चरों में एक शेट्टी हुआ करता था। ठीक, तो ये शेट्टी जो है ये जीएस शेट्टी है। आप लोग रोहित शेट्टी की पिक्चर देखते होंगे, राइट? तो जो रोहित शेट्टी है उनके फादर थे ये जीएस शेट्टी। वो क्या करते थे, पिक्चरों में आते थे ऐसी रॉड को ऐसे टेढ़ा कर देते थे। ठीक है, तो वो सर कैपेबल है। अभय सर केपेबल नहीं है कि वो इसको दबाए और कंप्रेस कर दे। ठीक है, तो अभय सर ये बता रहे थे कि अगर एक वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम 3D फिगर है, तो इस क्यूब सॉरी इस स्फीयर को हम ऐसे करके कंप्रेस करें और इसको छोटा कर दें, इस स्फीयर को दबा के छोटा कर दें, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना? अच्छा, इसकी जगह पर मैं वो स्पंज वाली बॉल होती है ना, जिसमें एक स्माइली सा बना होता है, काइंड ऑफ पोकेमॉन काइंड ऑफ थिंग बनी होती है उसमें, तो उसको दबाओ तो वो पूरा पिचक जाता है, पूरा पिचक से पिचक जाता है। तो क्या कर आपने उसका वॉल्यूम कम कर दिया। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसलिए मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, दैट इट मे बी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, कुछ भी। समझ गए ना मेरी बात? तो बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं कहूं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन से डायमेंशन कट गए। अच्छा बच्चों, डायमेंशन को कंफ्यूजन मत लो। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ की डायमेंशन क्या आएगी? मास तो था ही नहीं, लेंथ भी कट गया और टाइम भी नहीं था, तो याद है ना m0 यहां से नई चीज बताता हूं आपको, जिसके अंदर डायमेंशन ना हो उसे कहते हैं डायमेंशनलेस। आज की क्लास ऐसे स्टार्ट हुई थी, है ना? डायमेंशनलेस। अब स्ट्रेन डिपेंड करता है। अच्छा, स्ट्रेन कैसे डिपेंड करता है कि एक ढीली क्वालिटी का रबर बैंड था जो 8 सेंटीमीटर खिंच गया, उतनी ही फोर्स अगर मैं स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के रबर में लगाता, हाँ, तो वो 8 सेंटीमीटर नहीं खिंचता, वो कम खिंचता। तो ये तो वेरिएबल है भाई, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज बदलती चली जा रही है। जो चीज कांस्टेंट ही नहीं है भैया, जब तुम अपनी बात के ही नहीं रहे तो हम तुम्हें कांस्टेंट क्यों बोले? हम तो तुम्हें वेरिएबल बोलेंगे। तो आप ऐसे समझ लो कि जो अपनी बात पे रहे वो कांस्टेंट, और जो अपनी बात पे नहीं रहता, आपको कोई ना कोई किसी ना किसी की याद आ गई होगी, अपने किसी मित्र की या किसी की भी, तो जो अपनी बात पे ही नहीं रहता वो वेरिएबल होता है, ऐसे समझ लो। तो स्ट्रेन भी एक वेरिएबल है, बदलता रहेगा लेकिन डायमेंशनलेस है। तो ये एक चीज हमें सीखनी थी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक बड़ा अच्छा सा लॉ है, क्या? कि जितना भी स्ट्रेस होगा ना वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, किसी के अंदर उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी जितना ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेन होगा। सिंपल। इसको हुक्स लॉ कहते हैं। हुक एक साइंटिस्ट का नाम था, मैं हुक की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो वैसे मत समझना। तो हुक एक साइंटिस्ट थे हमारे, बहुत फेमस। उनसे एक प्रैक्टिकल भी है उन पर, उनके नाम पर बेस्ड, हमारे फिजिक्स में 11th में प्रैक्टिकल में आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है हुक्स लॉ के हिसाब से। तो बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो हटाना पड़ेगा। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो बोला ये होता है, ब्लैक से लिखनी थी हमें डायमेंशंस, ये होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां आएगा बच्चों, ये इक्वल टू लग जाएगा। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी स्ट्रेस, दूसरा से लिखना था, हाँ, तो इट शुड बी, देखो बच्चों यहां ई आएगा, यहां मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई आएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू, समझ रहे हो ना? तो ई क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैं इसको वापस ऐसे ही कर देता हूं। तो ई क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन, आसान है,
टफ नहीं है, तो अब ऐसा चीजों को आसान करके बताते हैं, ध्यान रखना। अब ऐसा हमने काफी सिंपल कर दिया, स्ट्रेस को बोला ml माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइड बाई कुछ भी दी, मतलब डायमेंशनलेस, इट इज 1। तो बच्चों इसकी डायमेंशन ml माइनस 1, समझ आया? आसान था ना बहुत। ml माइनस 1 t माइनस 2 किसकी डायमेंशन? इलास्टिसिटी के मॉड्यूलस की। सिंबल होता है बच्चों E। अब एक और चीज बताता हूं, जैसे मैं थोड़ा लेंथ बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन बदलते रहते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 प्रकार के होते हैं। ये जो है E, ये है टाइप्स, मतलब प्रकार 3। पहला साइंटिस्ट के नाम पे यंग्स मॉड्यूलस, बच्चों डायमेंशन वही आएगी उसकी, ठीक है। नंबर दूसरा बल्क मॉड्यूलस, नंबर तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब अपनी जगह पर खड़े रहना, अकड़े हुए खड़े रहना। तो बच्चों रिजिडिटी का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, कोई सूखा हुआ पेड़ देखा है आप लोगों ने? बिल्कुल, मतलब जिसमें एक भी पत्ती तक, तो उसमें पत्ती तो बिल्कुल नहीं होगी, और आप फूल वगैरह तो भूल ही जाओ, ठीक है, कि उसमें फल फूल हो। तो बिल्कुल ही रिजिड पेड़ जो बिल्कुल ही तना हुआ सा रहता है, एकदम अकड़ा हुआ सा रहता है खड़ा होकर के, तो मैं उसको कह रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो एक एग्जांपल हुआ जो मैं आपको एक रियल लाइफ के साथ रिलेट कर रहा था, लेकिन रियल लाइफ में जो मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, या फिजिक्स के स्कोप की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों ये स्कोप मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जरा ये देखो। क्योंकि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्यों पढ़ रहे हैं? आप सोचो, आप या आपने इंजीनियरिंग करी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब आपको बहुत बड़े बड़े से बिल्डिंग्स बनानी है, एक से बढ़कर एक बिल्डिंग बनानी है। तो बच्चों जब बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मतलब हमारे एरिया में तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। तो व्हाट आई हैव नोटिस कि कंस्ट्रक्शन साइट पे पिलर्स डाले जाते हैं बिल्डिंग खड़ी करने से पहले, और जो पिलर्स डलते हैं उस पिलर में ऐसे करके 4 सरिये लगाए जाते हैं बच्चों, ऐसे करके 1 2 3 और 4 ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरीके से होते हैं, ऐसे 4 सरिये, और फिर उसको बांधते हैं, तो पूरी हाइट तक जाते हैं। तो बच्चों उसमें सरिये का जो डायमीटर तक होता है ना, वो भी हमारे लिए कैलकुलेटिव होता है कि 4 सरिये डालने हैं, 8 सरिये डालने हैं, 6 सरिये डालने हैं। तो मैंने कई बार ये चीज नोटिस करी। तो जो हमारे वहां पर उस साइट पे जो इंजीनियर्स होते हैं, वो इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। अच्छा पता है क्यों? अगर वो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो सब बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं कि सर बिल्डिंग तो गिर जाएगी, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि बिल्डिंग ना गिरे, उसके लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी देखा जाता है। रिजिड मतलब कोई चीज ऐसे कितनी अकड़ी हुई है, और अगर उसकी रिजिडिटी कमजोर होगी तो बिल्डिंग ऐसे करके बेंड हो जाएगी और किसी पॉइंट पे टूट जाएगी। ऑब्वियसली इतना ज्यादा बिल्डिंग बेंड नहीं होगी, हल्का सा भूकंप आएगा, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे होके वो टूट सकती थी। तो बच्चों मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी चेक करा गया, और ये देखा गया कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिसिटी ये किस मटेरियल का ज्यादा होता है। सो इट वाज फाउंड दैट स्टील हैव लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेदर इट्स अ यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और रिजिडिटी। मतलब जो हमारा स्टील का मटेरियल होगा वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक। यहां से मैं एक और मिसकंसेप्शन दूर करता हूं आपका। क्वेश्चन है कि विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील? तो इसका आंसर काफी बच्चों को पता होगा। तो जो रबर और स्टील में से ज्यादा इलास्टिक है, एक्चुअली बच्चे जब 11वीं क्लास में स्टार्टिंग में आते हैं तो उनको थोड़ा सा पुराने की चीजों के साथ रिलेट नहीं कर पाते। तो बच्चों को लगता है कि सर स्टील तो नहीं होगा, रबर होगा, क्योंकि रबर ज्यादा खिंच गया। तो जो चीज ज्यादा खिंच गई वो ज्यादा इलास्टिक होगी। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। कोई चीज ज्यादा इलास्टिक कब होगी? जब वो ज्यादा स्ट्रेस बियर कर दे, जिसके अंदर स्ट्रेन कम आए। तो अगर आप स्टील के ऊपर फोर्स लगाओगे इस तरीके से, तो स्टील के अंदर स्ट्रेन कम आएगा ऐसे खींचने वाली। रबर के अंदर फोर्स लगाओगे तो रबर में स्ट्रेन ज्यादा आएगा।
जिसका स्ट्रेन ज्यादा है उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम, यानी वो कम इलास्टिक। अब इसी के तो 3 टाइप थे ये तीनों, तो ये तीनों की डायमेंशन सेम होगी। अच्छा एक चीज और, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डायमेंशंस पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। डायमेंशन समवॉट ऐसे होगी, ये डायमेंशन होगी जो मैंने लिखी, तो डायमेंशन एक क्वालिटेटिव आइडिया देती है। और यहीं पे इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूं बच्चों कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये यहां पर जो हम लिख रहे हैं, ये भयंकर भयंकर नाम हम इतने सारे एक ही दिन में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक, तो पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में है, बस मैं आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ थोड़ा सा फैमिलियर करवा रहा था। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद मुझे ये समझ में आता है स्टील इज मोर इलास्टिक। ज्यादा डिटेल में डेरिवेशन है बच्चों, ये डेरिवेशन हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 9 में, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हाँ आज के लिए आप लोग इस आंसर को रट सकते हो, मैं इसको जरूर समझाऊंगा। थोड़ा सा मैंने समझाया हालांकि कि इलास्टिक जो है वो स्टील ज्यादा है, रबर जो है ये कम इलास्टिक है। ठीक है बच्चों, तो इसका हम सब लोग ध्यान रखें। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो यहां से क्या समझ में आया कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन, स्ट्रेस की डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन, तो ये तो ट्रिपलेट हो गया। इस ट्रिपलेट में तीनों की डायमेंशन सेम होती है। कंसेप्चुअली देयर इज अ डिफरेंस। तो ये हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। तो ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तक होगा। ठीक, ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली फिजिकल क्वांटिटी है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद जो मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे, वो है सरफेस टेंशन। आई शुड राइट ओवर, हाँ चलो बच्चों को इसी के नीचे लिख लेते हैं। सरफेस टेंशन। तो अगर हम लोग बात करें हमारी अगली फिजिकल क्वांटिटी सरफेस टेंशन की, तो इस पे एक चीज पे ध्यान देना बच्चों, ये एक प्रकार की फोर्स है। ठीक, तो ये हमारी फोर्स है। अब इस फोर्स में हम लोग क्या, ये जो जनरली फोर्स होती है ये लिक्विड की सरफेस पर लगती है या पानी की सरफेस पर, हम ज्यादा बेटर इसको समझ सकते हैं। तो जरा एक चीज मैं डिस्कस करता हूं, और बच्चों बहुत जल्दी मैं मतलब प्लेइंग विद मतलब वाटर की तरह के कुछ वीडियो एक अपलोड करूंगा। उसमें मैं आपको सरफेस टेंशन का फिजिकल फेनोमेना कि होता कैसे है वो एक बार समझाऊंगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। आजकल क्या है कि कुछ सोप की कंपनीज हैं, वो काफी अपना वीडियो दिखा रही है। तो उन्होंने वीडियो में क्या करा कि पानी लिया, हाँ, और ये भी एक बड़ा अच्छा सरफेस टेंशन का एग्जांपल है कि उसके ऊपर फोर्स लगती है, वाटर की सरफेस पर फोर्स लगती है। हाँ, तो पानी लिया उन्होंने, पानी में मम्मी क्या करती है, उस वीडियो में मम्मी है, तो मम्मी ने क्या करा, एक भगोने में पानी लिया और पानी के ऊपर जीरा जो होता है जिससे खाना बनता है वो उन्होंने स्प्रिंकल करके डाल दिया। ठीक, एंड फिर वो मम्मी कहती है अपने बच्चे को कि बेटा ये पानी है और ये जर्म्स है, ठीक, तो आप इसमें अपनी फिंगर डिप करो तो देखो क्या होता है। तो वो बच्चा अपनी फिंगर डिप करता है तो कुछ भी नहीं होता है सच, ठीक है, जस्ट नॉर्मल पानी में होते हैं। अब वो बच्चा सोप में अपनी फिंगर को रब करता है, तो उसकी सोप में जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आता है, वो वाटर को जब उसके अंदर टच करता है तो सारे जो डस्ट मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी उसके अंदर उन्होंने जीरा के जो छोटे छोटे दाने डाले थे वो सारे एक डायरेक्शन में चले जाते हैं उसको रिपेल करते हुए। तो ये फोर्स लगी बच्चों, ये फोर्स काइंड ऑफ सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का एग्जांपल एक और ये है कि सरफेस टेंशन की हेल्प से मैं स्मॉल आयरन नेल को या स्मॉल आयरन निडल को, निडल सुई होती है हमारी, उसको मैं पानी की सरफेस पे बैलेंस कर सकता हूं अगर मैं उसका पानी का मेम्ब्रेन ब्रेक ना करूं तो। ठीक, तो इससे हम समझ सकते हैं कि सरफेस टेंशन है। अच्छा, सरफेस टेंशन में भी अगर आपको इसमें भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। सरफेस टेंशन वो फोर्स है जब एक सोप सॉल्यूशन के अंदर मैं एक रिंग को ऐसे डिप करके फू करता हूं तो उसमें बड़े सारे बबल्स निकलते हैं। तो इंडिया गेट के अराउंड काफी ये आपने देखा होगा कि काफी बेचने वाले वो रहते हैं, वो छोटे छोटे बबल्स होते हैं उसमें। तो वो सोप सॉल्यूशन के अंदर ऐसे डिप करा, फूक मारी, ठीक है, किसी भी मेले में अगर आप गए होगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। तो वो बबल क्यों बनते हैं, ये थोड़े टाइम के बाद वो टूट जाते हैं, क्यों, तो उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बच्चों वो सरफेस टेंशन है। अच्छा, एक चीज और, छोटी बबल नहीं टूटती, जनरली बड़ी बबल टूट जाती है ना।
तो बड़ी बबल इसलिए टूटती है क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, या उसके ऊपर फोर्स कम होती है। तो बच्चों हमारी अगली फिजिकल क्वांटिटी है सरफेस टेंशन, जिसको मैं बोल रहा हूं दैट माय सरफेस टेंशन इज एक्चुअली फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स अपॉन लेंथ, तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन क्या होती थी? फोर्स की डायमेंशन होती थी हमारी mlt-2 और लेंथ कितना हो गया l। तो ये यहां से कितना आएगा देखो mlt-2, तो एक l नीचे था तो l से l कट गया, इसलिए मैंने लिखा m1l0t-2। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। कंसेप्ट आया समझ में? हालांकि आप ऐसा कह सकते हो कि जो बबल्स बनते हैं सोप सॉल्यूशन की वजह से, वो सरफेस टेंशन की वजह से बनते हैं। अदरवाइज जो आजकल एक टीवी में ऐड मैंने डिस्कस करा, वो भी सरफेस टेंशन का एग्जांपल था। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं बच्चों, एक वीडियो में और इससे रिलेटेड अपलोड जरूर करूंगा। ओके, तो सरफेस टेंशन हो गया। अगली फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों हमारी, ये है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं या नहीं, आई शुड राइट। तो सरफेस एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो सरफेस एनर्जी का एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं बच्चों, सरफेस एनर्जी। तो ये क्या होता है? एनर्जी तो हमेशा ही हमारा कहीं ना कहीं ऐसे कह लो कि एनर्जी तो हमेशा ही हमारा वर्क होता है, लेकिन जिस तरीके से सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ रही है ml0t-2, एनर्जी की काइंड ऑफ वही डायमेंशन लाने के लिए मैं इसको एरिया से डिवाइड करता हूं। तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी? इट इज वर्क अपॉन एरिया। तो बच्चों वर्क अपॉन एरिया, वर्क की डायमेंशन होती है ml2t-2 और नीचे L2 है तो L0 हो गया। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी। ओके बच्चों, तो सरफेस एनर्जी हमारी डायमेंशन होगी ml0t-2, सरफेस टेंशन की भी वही होगी। सरफेस एनर्जी वर्क अपॉन एरिया, जैसे इसमें हो गया फोर्स अपॉन लेंथ, वैसे वर्क अपॉन एरिया। नहीं तो समझ में आ रही है बात? ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारी अगली फिजिकल क्वांटिटी है ओके बच्चों, तो हमारी अगली डायमेंशन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर मैं वन वर्ड में आपको समझाऊं तो बच्चों ये है लिक्विड का फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? अब फ्रिक्शन का एग्जांपल आप देखो, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक स्केल को इस बोर्ड पर ऐसे करके अगर मैं रब कर रहा हूं, तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, उस फोर्स को अपोज कर रही है यहां पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फोर्स होती है, मैंने कहा था ना, कॉन्टैक्ट फोर्स भी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होती है ना। जैसे एक शू आता था, उसको वो ऐसे करके हाथ करता था तो हाथ से बीम निकल के जाती थी, तो वो काइंड ऑफ जो फोर्स हुई, वो फोर्स हुई हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसको जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, जब मैं लिख रहा होता हूं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, वो फ्रिक्शन है। कॉन्टैक्ट पर ये फोर्स लगती है जिसकी वजह से चीजें घिस जाती हैं। ठीक, तो फ्रिक्शन के अपने फायदे भी हैं, फ्रिक्शन के अपने नुकसान भी है, तो हम वो चीज बाद में देखेंगे कभी। फिलहाल लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन है। अच्छा, अब ये कैसे? ये देखो, मैं अपने हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं। ये चीज अगर मान लो कि मैं पानी के अंदर होता, मैं अंडर वाटर डाइविंग कर रहा हूं, और अंडर वाटर डाइविंग करते वक्त मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे करूं, ठीक, तो सोचो उसमें मुझे बहुत ज्यादा समस्या होगी, मैं बहुत ज्यादा एक रेजिस्टिव फोर्स फील करूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि कोई मेरे हाथ को रोक रहा है। वो क्या है? वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो मेरे मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मेरे मोशन को जो अपोज कर रहे हैं, उस अपोजिशन फोर्स को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये चीज भी सर न्यूटन ने दी, और इन्होंने बोला कि यहां पर ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, ये होती है फोर्स। तो बच्चों ये होती है हमारी फोर्स डिवाइडेड बाय, ये डिपेंड करती है एरिया के ऊपर और वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। तो बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या लिख रहा? ये रहा,
और एरिया तो हमें बताइए L2। तो अब फोर्स इनके ऊपर क्यों डिपेंड करती है, जरा इसको समझते हैं हम। हाँ, और वैसे देखा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन होती है तो एक नेगेटिव का साइन भी आता है। तो अब एरिया के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। ये कहीं ना कहीं आप क्या कहते हैं, लिक्विड के साथ साथ एयर में भी फील कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूटर पे मैं जा रहा हूं, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि स्कूटर पे आप बैठे हुए हो, जा रहे हो और आपके पापा स्कूटर चला रहे हैं, तो आप पीछे बैठे हुए हो। अब पीछे बैठे बैठे आपको थोड़ा ऐसे ही बोर हो रहा था, तो आपने क्या करा, रेदर देन आप ऐसे पकड़ के बैठे हो, आपने अपना हाथ बाहर निकाला और ऐसे करके अपना हाथ कर लिया। तो हाथ ऐसे करके आगे चलता जा रहा है स्कूटर के साथ साथ, तो जो हवा कट रही है वो एक अलग डायरेक्शन में है, तो हवा ने कुछ फोर्स लगाया होगा आपके हाथ के ऊपर। लेकिन यही आप थोड़ी देर के बाद अपना हाथ पलट के ऐसे कर दोगे तो आपके हाथ के ऊपर बच्चों ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा हवा आएगी जो आपके हाथ को टच करेगी, तो ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स होगी। तो फोर्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, अगर आप अपना हाथ नीचे रखोगे तो कम फोर्स लगेगी, अपना हाथ ऊपर की तरफ करोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी। तो ये वेलोसिटी लेंथ पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें मिल करके फ्रिक्शनल फोर्स बनाती है लिक्विड की, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों यहां पे अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारी, ml t-2। L2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आकर के -1 हो जाएगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट था t-1, देखो वो लिखा। तो बच्चों t-1 ऊपर जाकर के -2 + 1 हो जाएगा, तो -2 + 1 सॉल्व करके बच्चों ये आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन विल बी ml-1 t-1। तो यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद हमारा अगला एक कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट में हालांकि हमारी फिजिक्स में एक्सेप्शंस नहीं होते बच्चों, तो यहां पर एक रीजन के साथ मैं एक चीज बताऊंगा आपको, बट एक ऐसी बस मैंने अपनी ट्रिक पे बना रखा है। जैसे मैंने आपको रेट समझाया, ग्रेडियंट समझाया, डेल्टा समझाया, तो मैं आपको एक चीज और समझाता हूं बच्चों, वो है मोमेंट। तो मोमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं निकाल रहा हूं, जैसे मैंने बोला मोमेंट ऑफ फोर्स, तो उसमें कुछ स्केलर और वेक्टर वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यही बस एक्सेप्शन है इसमें, तो मोमेंट में हमेशा उस क्वांटिटी को, मोमेंट की डेफिनेशन में एक बार बता देता हूं, मोमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो यह हमारी मोमेंट की डेफिनेशन है। अब अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो इसको हम कहेंगे दैट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, तो बच्चों वेक्टर में सीखेंगे हम। अभी आज की डेट में क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फिजिकल क्यूटी, फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। हाँ, तो फिलहाल मोमेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फिजिकल क्वांटिटी। तो जनरली ऐसा कब होता है, ऐसा होता है वेक्टर्स के केस में, जैसे मोमेंटम हो गया, जैसे फोर्स हो गया, अदर फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन एक एक्सेप्शन है, तो मैं सीधा एक्सेप्शन से स्टार्ट करता हूं। बट एक्सेप्शन का भी यहां पर एक रूल है, एक तरीका है कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों वेक्टर में लिया जाता है, तो वेक्टर क्रिएट होता। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये स्केलर है और हेडिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जनरली रोटेशनल मास। क्या होता है ये, रोटेशनल मास। अब जरा मैं इस रोटेशनल मास को समझाऊं। ये स्केल है, इसका मास है 50 ग्राम, ठीक। अब इस स्केल को मैंने क्या करा, इसके सेंटर ऑफ मास लगभग यहां पर कहीं पर है, देखो बैलेंस हो गया, तो शायद सेंटर ऑफ मास यही होगा। अब मैंने इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, तो इस वक्त मैंने जो फोर्स या जो इसका इनर्शिया होता है मास, तो जो भी मैंने इसका मास फील करा वो कम फील करा है। यही चीज अगर मैं ऐसे समझो, ऐसे, अब यही चीज अब अगर मैं फील करूंगा इसको इस तरीके से घुमा करके, समझ रहे हो ना, कि इसको इस एक्सिस पे घुमा करके ऐसे, तो अब जो मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा था, तो बच्चों यकीन मानो इस वक्त मैंने ज्यादा फोर्स फील करी है। और अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो सुनो एक बात, कॉपियां होती हैं, काफी बच्चे कॉपी को घुमा लेते हैं फिंगर पे। वो जनरली कॉपी को, अगर मान लो ये कॉपी है बच्चों, तो वो उसको बिल्कुल
तो उसके लगभग सेंटर ऑफ मास पे रख करके फिर घुमाते हैं, तब वो चीज बैलेंस होती है ना। तो मैंने बोला अगर कोई बच्चा ऐसे कर सकता है तो अब है सर आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं, आप एक एंड पॉइंट के अबाउट उसको घुमा करके बैलेंस करके दिखा दो। हालांकि वो बैलेंस हो सकती है, लेकिन इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, और बहुत प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि जब मैं एक्सिस से दूर जाता हूं तो मास बदल जाता है, और ये एक्सिस से दूर जाना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज रोटेशनल मास। व्हाट इज मोमेंट ऑफ एनीथिंग? इट इज रोटेशन, घूमना। ठीक, या तो फिर एक और बात करूं तो ये मेरी रिंग हो गई, तो बच्चों ये रिंग एक एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, ये आसान है। साइकिल का पहिया भी इसी एक्सिस के अबाउट घूमता है, ये आसान है। लेकिन अगर ये होता तो साइकिल नहीं चल पाती हालांकि, लेकिन अगर ये होता तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास बढ़ जाता है, यानी 50 ग्राम की चीज ज्यादा भारी हो जाएगी। ठीक है, अगेन दोज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, इसलिए बच्चों हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको मैं मेजर कर सकता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो और इनटू इनर्शिया मतलब होता है बच्चों मास। तो मोमेंट में क्या पढ़ाया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। बस एक एक्सेप्शन है कि इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं रेडियस बोल सकता हूं, या एक रेडियस ऑफ गायरेशन भी बोलते हैं। ये भी एक तरीके का रेडियस होता है, जो रोटेशन में हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो मास और रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो बच्चों मास की डायमेंशन कितनी हुई तुम्हारी? m, और रेडियस का L2। टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया, समझ में आया? आसान था। एक और बताता हूं बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स। यहां पहले लेते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंटम की डायमेंशन कितनी होती है बच्चों? mlt माइनस 1। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ 2 बार आ रहा है तो 2 कर दो। नाउ मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज, मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑल्सो नोन एज रोटेशनल मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। ठीक बच्चों, ये समझे? एक और फिजिकल क्वांटिटी इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई बिल्कुल बताता हूं, वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बच्चों सब बच्चे समझ रहे हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स इंटू मोमेंट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप लोग क्या लिखोगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आएगा, फोर्स की डायमेंशन होती है बच्चों आपकी ml t माइनस 2, तो ये ml2 t माइनस 2 हो जाएगा। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑल्सो नोन एज, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑल्सो नोन एज एंगुलर फोर्स। हाँ, और इसका एक और नाम जो है वो है टॉर्क। ओके बच्चों, तो मोमेंट ऑफ फोर्स होती है टॉर्क, टॉर्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये क्या होता है? रोटेशनल फोर्स होती है काइंड ऑफ। तो वो फोर्स जो किसी चीज को घुमाए, जैसे आप देखो, आप क्या कर रहे हो? आप साइकिल चला रहे हो, तो अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपने पैडल पर तो सिर्फ फोर्स लगाई, लेकिन वो फोर्स क्या कर रही है? आपके बाइसिकल को व्हील को घुमा देगी, तो वो रोटेशनल फोर्स हो जाएगी। तो यहां से वो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, बात आई समझ में? ओके, इसी से रिलेटेड अब अगर हम और देखें तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहूं तो वेरिएबल है, पानी का अलग होगा, इवन ये टेंपरेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेंपरेचर से बदल जाएगा, ठीक, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करूं तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन वाली और वेरिएबल है, कुछ फिक्स नहीं है। सो दे आर डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनलेस वेरिएबल स्ट्रिंग। ठीक, अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम लोग, नहीं उससे पहले कुछ रोटेशन की बात करते हैं और एक और डायमेंशनलेस देखते हैं। बिकॉज यहां से मुझे एक और चीज याद आ रही है, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, नेम अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन बट यूनिट्स। तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स में भी गिनते हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारी स्पेशल, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल।
तो बच्चों हमारी फिजिकल क्वांटिटी है एंगल। तो एंगल को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है, और आप लोग काफी छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एंगल को आप लोग लिखते हो आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस लेंथ। तो बच्चों लेंथ अपॉन लेंथ, तो मास तो पहले से ही नहीं था, लेंथ भी कट गया और टाइम भी नहीं था, टाइम तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो एंगल इज अ डायमेंशनलेस, लेकिन यहां पर एंगल की ऐसा यूनिट होती है जो होती है रेडियन। एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। ठीक, इसी बिल्कुल बेसिस पर ऐसा यूनिट जो हमारी रेडियन है एंगल की, ऐसे एक और टर्म है बच्चों सॉलिड एंगल, वो 3D एंगल होता है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंगल को मैं कहां से रिलेट कर सकता हूं, समझो। एंगल इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, जो कहीं ना कहीं एंगल होता है। इसके बाद हमारी अगली टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन बताता हूं बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगेन वर्ड पर ध्यान दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, है ना आसान? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या थी? m0 l0 t0 अपॉन टाइम आएगा तो टाइम -1 हो गया। तो यहां मैंने क्या लिखा? m0 l0 t -1। एंगुलर वेलोसिटी इज m0 l0 t -1, ये इसकी डायमेंशन है। इसी तरीके से बच्चों आप लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, अदर फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए। ओके, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगली फिजिकल क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्टार्टिंग में लिखा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी? तो इसको समझते हैं। दो मैसेज है बच्चों, इसकी m1 हो गया, ये m2 हो गया। m1 m2 दोनों के बीच में कुछ दूरी है। m1 m2 आप ऐसे मान लो कि दो प्लैनेट हो गए x और y, ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लो कोई बिगर स्टार नहीं हुआ जो अपनी ग्रेविटी में इन दोनों को घुमा रहा है, तो ये दोनों आपस में पास आएंगे और टकरा जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगती है। तो अगर मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कहूं तो मैं बच्चों इसे सिर्फ फोर्स लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। क्वालिटेटिव मतलब एक बहुत सिंपल सा है कि मैं सिर्फ डायमेंशन देखूंगा, फोर्स। अगर डिपेंड करती है मास के ऊपर, तो फोर्स अपॉन मास। मास कितना? दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए तो मास इंटू मास। और ये एक चीज और पे डिपेंड करती है कि जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा फोर्स। आपने बचपन में मैग्नेट से खेला होगा, मैग्नेट को जितना पास लाते हैं उतनी ज्यादा फोर्स आती है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों डायमेंशन देखो क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt -2, डिस्टेंस की हो गई l2, नीचे मास की हो गई m2। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आएगा m-1 l3 t -2। देखो m1 -2 1 + 2 और t -2 ऐसा है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको मैं बड़े वाले जी से रिप्रेजेंट करूंगा और इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। सो इट इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट हैविंग डायमेंशन, समझ में आएगा? ये कांस्टेंट हैविंग डायमेंशन। अच्छा, एक और एग्जांपल, प्लैंक्स कांस्टेंट।
प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल h होता है और प्लैंक्स कांस्टेंट एक एनर्जी की टर्म है, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि कई बार मैंने देखा है कि लेजर लाइट होती है, ठीक, और वो लेजर लाइट क्या कई बार हमने स्ट्राइक करी तो हमें दिखता है कई बार उसका पाथ जाता हुआ और जहां पर गई तो वहां पर छोटी सी लाइट दिखती है। अब होता क्या है, मैं ना कई बार कुछ इंग्लिश मूवी देख करके बड़ा फैसिनेट होता था कि लेजर लाइट जिसको टच करेगी हाँ वो कट जाएगा। ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था, किसी मूवी में था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उसमें ऐसा करके लेजर लाइट थी, पास हो रही थी किसी मशीन से और वो उसके पास से जो भी निकल रहा था वो मतलब बिल्कुल, अगर सपोज करो कि मैं अगर इस वुड को भी उसके अक्रॉस पास करूंगा तो लेजर लाइट उसको कट कर देगी। तो सोचो लेजर लाइट में इतनी एनर्जी कहां से आई? वो एक टर्म के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, और वो है फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी रेशियो को, इसी एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के रेशियो को बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। एनर्जी है जूल, फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड, तो जूल सेकंड। मैं फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूं, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। मैं ऐसा यूनिट नहीं लिखने वाला, जूल सेकंड इसी ऐसा यूनिट होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल h है और एनर्जी की डायमेंशन क्या हो गई बच्चों? एनर्जी की डायमेंशन हो गई ml2 t-2 और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी -1 था तो -2 + 1 इज योर -1। प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, यहां से एक चीज और रटो, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, अलग अलग चीजें हैं लेकिन डायमेंशन सेम है। ओके, तो यहां तक समझ में? सो दोस आर डायमेंशनल वेरिएबल, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट। यहां तक आई बात समझ में? अच्छा, इस बीच एक और रेनॉल्ड्स नंबर आता है बच्चों, हाँ, तो जस्ट हमारा आज का लास्ट है ये, तो आता है इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर। ये हमारा बच्चों आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो अगर मैं रेनॉल्ड्स नंबर की बात करूं तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लिक्विड के फ्लो को बताता है। तो लिक्विड का फ्लो मतलब क्या हुआ यहां पर कि लिक्विड का फ्लो का मतलब हुआ, सपोज कभी आपने अगर नदी में पानी बहता हुआ देखा है तो पानी जब नदी में बहता है तो पिलर्स होते हैं उसके बीच में, तो कई बार लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक लाइन में ही मूव कर रहे होते हैं, लेकिन पिलर के आसपास ये हमारे इस तरीके से लिक्विड के कुछ या पानी के मॉलिक्यूल के कुछ वेल्स बन जाते हैं या भंवरे बन जाती हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करता है। और रेनॉल्ड्स नंबर जो है हमारा, ठीक, रेनॉल्ड्स नंबर है तो बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर होगा हमारा काइंड ऑफ लिक्विड की वेलोसिटी, जिसको बच्चों मैं इस नाम से भी जानता हूं, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगेन हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं ज्यादा गहराई में ना जाते हुए ये बोलूंगा वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी, लेकिन मैं समझाता हूं जरूर आपको। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? अगर लिक्विड एक लिमिट से ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, ठीक, तो उसका फ्लो इम्प्रॉपर हो जाएगा। जो इम्प्रॉपर फ्लो है वो अगर एक लिमिट से ज्यादा है, किस लिमिट से ज्यादा है? क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो इम्प्रॉपर फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो प्रॉपर फ्लो। सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल एक पाथ पे मूव करेंगे, इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक। जो इस स्ट्रीमलाइन फ्लो का ध्यान रखते हुए जिस बेसिस पर अच्छी कारें डिजाइन करी जाती हैं, ठीक है, जो रेसिंग कार्स होती हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर, तो बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर इट इज वेलोसिटी इनटू डेंसिटी, ठीक। तो वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी में यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेंसिटी का मतलब होगा, डेंसिटी का मतलब होगा कि आप ऐसे सोचो कि कोई लिक्विड अगर बहुत ज्यादा डेंस है तो उसमें एक ये नंबर अलग है। तो रेनॉल्ड्स नंबर ये बताता है कोई चीज किस वेलोसिटी से मूव कर सकता है, किस पाथ पे मूव कर सकता है, ठीक। हाउएवर रेनॉल्ड्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रेशियो है हमारा, ऐसे कह लो इनर्शियल फोर्स, इनर्शिया ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब व्हील कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तो अगर मैं इसको कहूं तो इट इज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी, और उसका रेडियस कितना है, जो पानी फ्लो कर रहा है उसका रेडियस कितना है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन ये रही
तो क्योंकि आप ये देख रहे हो एक नंबर है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो इट इज डायमेंशनलेस। तो अगर बच्चों मैं डायमेंशंस लिखूं फिर भी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी LT माइनस 1, डेंसिटी कितना होगा? ml माइनस 3, रेडियस कितना होगा बच्चों? L लेंथ डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके बच्चों, डायमेंशन दोबारा लिख रहा हूं। वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1, डेंसिटी की डायमेंशन ml माइनस 3, रेडियस की डायमेंशन L और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा ml माइनस 1 T माइनस 1। तो बच्चों अगर आप यहां से देखोगे तो T माइनस 1 से T माइनस 1 खत्म, M से M खत्म, ऊपर लेंथ भी कैंसिल हो जाएगी। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो आएगा मेरा वो आएगा डायमेंशनलेस। रेनॉल्ड्स नंबर जो आएगा मेरा वो आएगा डायमेंशनलेस। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होती हैं वो डायमेंशन। वो है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है ये लास्ट रखते हैं बिकॉज ये मैं भूल गया था बताना। एफिशिएंसी जो है ये भी अगेन रेशियो है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? ये है आउटपुट, कितना किसी से मैं आउटपुट वर्क या एनर्जी ले सकता हूं। ठीक, तो कितनी मैं किसी से आउटपुट यूजफुल वर्क करवा रहा हूं डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी लेके। मतलब अगर मैं सपोज स्कूटर चलाता हूं तो स्कूटर में इनपुट एनर्जी दे रहा है पेट्रोल, तो पेट्रोल ने कितनी इनपुट एनर्जी दी और उसके रिजल्ट में स्कूटर 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है, तो वो स्कूटर की एफिशिएंसी होगी। तो यहां से एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन वर्क, यानी डायमेंशन कट जाएगी। तो m0 l0 t0 इट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। एफिशिएंसी डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज यहां पे काफी हद तक डिटेल में समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, जो मैंने लिखा था 4 कॉलम बना के, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग अब अपना काफी हद तक बच्चे होमवर्क भी कर सकते हैं, बिकॉज कई बार स्कूल में ये फिजिकल क्वांटिटीज लिखने को दे दी जाती है। होता क्या है बच्चों, क्लास के पहले दिन ठीक आपके गुरुजी आते हैं क्लास में, फिजिकल क्वांटिटी करके बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, MLT बताते हैं और बोलते हैं बच्चों सब लिख करके ले आना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये फिजिकल क्वांटिटी आप लोग थोड़ा बहुत मेरे बताने पर समझ में आया होगा। ठीक, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।